खरबूजे की खेती एक ऐसी खेती है कि अगर आप लोग इसे करते हैं तो आप लोगों को 100% प्रॉफिट होता है, बस आप लोगों को उत्पादन ला करके दिखाना होता है। पर आप लोग ये पूछेंगे भाई मैं 100% क्यों कह रहा हूँ। देखिए, खरबूजे की खेती में कंपटीशन कम है। अब कंपटीशन क्यों है इसका हम जिक्र करेंगे आगे की वीडियो में। तो इस वजह से मार्केट में किसान कम लेकर के जाते हैं, जिसकी वजह से रेट आप लोगों को हमेशा ज्यादा देखने को मिलता है। तो आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे कि भाई मैं आप लोगों को खरबूजे की खेती के बारे में बता रहा हूँ, तो क्या मुझे खरबूजे की खेती के बारे में पता है। तो आप लोग ये जो टोटल 3 एकड़ का एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर ड्रिप, मल्चिंग और बेड मेथड से मैं खुद खरबूजे की खेती कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं परंपरागत विधि से भी खीरा, खरबूजा, तरबूजा की खेती करता हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पर जो भी हम जानकारी देंगे सही, सटीक और व्यवहारिक देंगे। और ये जानकारी जब आप लोग अपने खेत में अप्लाई करेंगे तो पूरी तरीके से एकदम खरी उतरेगी। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप लोगों को पूरी तरीके से पता हो जाएगा कि खरबूजे की खेती कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोग खरबूज की खेती करने जा रहे हैं तो कुछ चीजें अवश्य आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आप लोगों को खरबूजे की खेती क्यों करनी चाहिए। देखिए, जो खरबूजे की खेती होती है इसका मार्केट में कंपटीशन काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से हमेशा रेट काफी ज्यादा बेहतर मिलता है। अब ऐसा होता क्यों है, देखिए पहले के समय में फल मक्खी रोग नहीं लगता था, लेकिन अभी लग रहा है। तो फल मक्खी रोग ज्यादा लगने लगा है, इस वजह से काफी सारे किसान इसकी खेती नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे किसान हैं जो इसको आसानी से नियंत्रित कर लेते हैं और खरबूजे की खेती करते हैं, जिससे मार्केट में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। दूसरी चीज ये है कि जो खरबूजा हमारा होता है यह हार्वेस्ट एक बार में हो जाता है। जैसे हमारा खरबूजा लगा हुआ है, एक बार में हार्वेस्ट हो जाता है। तो आप लोग अगर डेली मार्केट नहीं जाना चाहते हैं तो भी खरबूजे की खेती कर सकते हैं। खरबूजे की खेती करने का तीसरा कारण यह है कि इसकी जो फसल होती है यह 50 दिन से लेकर के 80 दिन में तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोग जल्द से जल्द पैसा वापस प्राप्त कर लेते हैं, वो भी मुनाफे के साथ में। तो ये 3 कारण थे जिसकी वजह से आप लोगों को खरबूजे की खेती करनी चाहिए। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि खरबूजे की खेती कब, कैसे, किस तरीके से आप लोग करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। देखिए, आप लोग जैविक खेती कर रहे हैं या रासायनिक खेती कर रहे हैं। रासायनिक खेती करते हैं तो लागत आपकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जो कीट पतंग हैं यह ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। वहीं पर जब आप लोग जैविक खेती करते हैं तो पर्याप्त जानकारी ना होने की वजह से आपकी जो फसलें हैं यह उत्पादन कम देती हैं। तो इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक किताब लिखी है जिसमें 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड और यांत्रिक तरीके घास निकालने के और कीटों को नियंत्रित करने के, यह सभी चीजें बताए हुए हैं। यह किताब आप लोगों को 101 रुपए में मिलती है, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। मतलब एक टॉफी से भी कम कीमत में आप लोग एक नई चीज बनाना और उसे खेतों में उपयोग करना, या अगर आप लोग उसका बिजनेस करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। यह किताब खरीदने के लिए दिए गए नंबर पे 101 रुपए का पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए और यह किताब तुरंत आप लोगों को मिल जाएगी। किताब डिजिटल या पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को देखने को मिलती है। जब भी हम कोई फसल लगाने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें उसे कब लगाना चाहिए कि हमें मार्केट में अच्छा रेट देखने को मिल जाए। तो देखिए, जो ये फसल है इसे आप लोग फरवरी और मार्च के बीच में लगा सकते हैं और यह मध्यम में लगाया जाता है। अगर आप लोग अगेती करना चाहते हैं तो आप लोगों को नवंबर से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग नए किसान हैं तो आप लोगों को फरवरी और मार्च के बीच में ही लगाना चाहिए। कारण यह है कि अगर आप लोग बहुत ज्यादा अगेती लगाएंगे तो यह गर्मी की फसल है, तो ठंडी में अच्छे से देख रेख नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको घाटा हो जाता है। तो पहले आप लोगों को कोई भी फसल मौसम में लगानी चाहिए और उसके बाद जाकर के उसे एडवांस में आप अगेती लगा सकते हैं, तब जाकर के आप उसमें सर्वाइव कर पाएंगे और आप लोगों को बेहतर मुनाफा मिलेगा। हम लोग पुराने किसान हैं, कई सालों से इसकी खेती करते हुए आ रहे हैं, तो हम लोगों के पास पर्याप्त अनुभव होता है कि ठंडियों के दौरान गर्मी वाली फसलों की देखरेख कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग अगेती करते हैं। तो नए किसान हैं तो फरवरी मार्च से आप लोग इस फसल की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस फसल के लिए मिट्टी और मौसम कैसा होना चाहिए। देखिए, जो लतेदार फसलें होती हैं यह उपजाऊ खेत में अगर आप लोग लगाते हैं तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर उत्पादन देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लोगों का खेत उपजाऊ नहीं है तो ऐसे में भी आप लोग इसकी खेती कर सकते हैं। देखिए, जो नदी के क्षेत्र में किसान रहते हैं वह नदी में खेती करते हैं और नदी में आप लोगों को तो पता ही है बालू ही होता है। लेकिन बाढ़ के दौरान कुछ लेयर उपजाऊ मिट्टी आ जाती है, तो वहां पर भी लोग आसानी से लतेदार फसलों की खेती कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि आपकी मिट्टी चाहे बलुई दोमट है, चिकनी है या फिर बालू है, कैसा भी है उसे आप
खेत को अच्छी तरीके से तैयार करके उसमें जो लतेदार फसलें हैं, चाहे खीरा, खरबूजा, तरबूजा, सभी फसलों को आराम से लगा सकते हैं। अगर हम बात करें मौसम की, तो ये जो फसलें होती हैं, इन्हें जब आप लोग फरवरी और मार्च के बीच में लगाते हैं, तो जब गेहूं हमारा कट रहा होता है उस दौरान इनका प्रोडक्शन बाजार में आ जाता है, और जब बारिश आने वाली होती है तब तक पूरी तरीके से समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि खीरा, खरबूजा, तरबूजा ये फसलें ऐसी हैं कि अगर मौसम नम हो गया तो ऐसे में जो इनकी मार्केट में मांग होती है यह काफी ज्यादा कम हो जाती है, और इसके साथ साथ इनका जो स्वाद होता है यह भी कम हो जाता है। तो उससे पहले ही हमें मार्केट में लाना चाहिए। तो जब मौसम हल्का ठंडा होता है तो उस दौरान बुआई करते हैं, जो कि फरवरी का होता है, और जब उत्पादन आता है तो मार्च लास्ट और अप्रैल का महीना होता है। तो ऐसे मौसम में अगर आप लोग लगाते हैं तो आप लोगों को बेहतर रिटर्न देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को खेत की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। देखिए, खेत की तैयारी में हम दोनों तरीके बताएंगे। जिस तरीके से मौके पे मैं यहाँ पर खेती कर रहा हूँ, इस खेत में यहाँ पर बेड, ड्रिप और मल्चिंग लगी हुई है। लेकिन हमारे जिस खेत में बेड, ड्रिप, मल्चिंग नहीं लगी है, वहां पर मैं परंपरागत विधि से खेती करता हूं, तो वह भी तरीका आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम खेत की तैयारी को लेकर के बात करते हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपका खेत पूरी तरीके से खाली है और अब आप लोगों को उसमें जुताई करना है। तो देखिए, अगर खेत में नमी नहीं है तो ऐसे में क्या है कि एक बार सिंचाई कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर खेत में नमी होती है तो जो हमारा ट्रैक्टर होता है वह अच्छी तरीके से जुताई कर पाता है और हमारा जो खेत होता है यह अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। अगर नमी नहीं रहती है तब हम खेत तैयार करने जाते हैं तो ऐसे में ट्रैक्टर के जो हल होते हैं यह अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा खेत होता है यह अच्छे से तैयार नहीं हो पाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर समय नहीं है तो आप नॉर्मली, नमी नहीं है तब भी खेत की तैयारी शुरू कर सकते हैं। खेत की तैयारी में ज्यादा आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है। एक बार कल्टीवेटर या हैरो की सहायता से आप लोग जुताई कर दीजिए, और उसके बाद जो आपका रूटावेटर होता है उसकी सहायता से आप लोगों को खेत को एकदम समतल और भुरभुरा बना देना चाहिए। अब आपका खेत समतल भुरभुरा तैयार हो जाता है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आगे का प्रोसेस करना है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप लोगों को बेड बनाना है तो आप लोग जो ट्रैक्टर के साथ अटैचमेंट आते हैं या पावर टिलर अगर आपके पास है तो उसकी सहायता से इस तरीके से आप लोग बेड तैयार कर सकते हैं। अब जो बेड की चौड़ाई है यह आप लोग 3 फीट से लेकर के 4 फीट के बीच में रख सकते हैं, और एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो आप लोगों को दूरी रखनी चाहिए यह तकरीबन आप लोगों को 6 फीट से लेकर के 8 फीट के बीच में रखनी चाहिए। यह दूरी हो जाती है। बीच में लगभग 1.5 से 2 फीट आप लोग आने जाने के लिए रास्ता छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से जो आपका बेड होता है यह निर्धारित हो जाता है कि इतना लंबा चौड़ा आप लोगों को बनाना होता है। अब उसके बाद आपको करना यह है कि जब आप लोग बेड बना रहे हैं तो बेड बनाने के पश्चात जो आपके पास फर्टिलाइजर होते हैं वह देना चाहिए। अब जो फर्टिलाइजर है इसमें कौन से फर्टिलाइजर दे सकते हैं? देखिए, अगर हम बात करें एनपीके 12-32-16, तो एनपीके 12-32-16 जो होता है इसे आप लोग 80 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए, और जो आपके बेड बने हुए हैं उन पर छिड़क दीजिए। और छिड़कने के बाद और जो आपका ड्रिप का पाइप होता है यह बिछा दीजिए, और उसके बाद जो आपका मल्चिंग कवर है इसको इस तरीके से डाल दीजिए। अब जब इस तरीके से डाल देते हैं तो आपका खेत पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। अब आप लोग यहाँ पर बुआई कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर किसानों के पास ड्रिप, मल्चिंग, बेड का सिस्टम नहीं होता है, वह लोग परंपरागत विधि से खेती करना चाहते हैं। तो इसके लिए जहां पर आप लोग बेड तैयार करना शुरू किए हैं खेत की तैयारी के बाद, तो सेम इतनी ही दूरी पे सब कुछ करते हुए इतनी ही दूरी पे यहाँ पर आप लोगों को नाली बना देना है। अब जब आप लोग नाली बनाते हैं तो जो मेड़ नाली की होती है उसके किनारे पे या नाली के बीच में आप लोग बुआई कर सकते हैं, और बुआई करने के पश्चात आप लोग अगर प्रयोग करना चाहें तो पेंडामेथिलिन 30% इसी जो होता है 100 ml प्रति 15 लीटर पानी मिला करके स्प्रे कर दीजिए, जिसकी वजह से परंपरागत विधि में खरपतवार काफी कम उगते हैं और उसे संभालना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और जो खाद हम एनपीके आप लोगों को बताए हैं यहाँ पर बेड में डालने के लिए, वही आप लोगों को नाली बनाने से पहले वहां पर डाल देना होता है। तो जब आप लोग नाली बनाते हैं तो आपकी जो खाद होती है यह मेड़ में चली जाती है। तो इस तरीके से आप लोग चाहे परंपरागत विधि हो या आपकी ड्रिप मल्चिंग बेड मेथड हो, इस तरीके से दोनों की खेत की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर ज्यादातर किसानों की निगाहें होंगी मल्चिंग को लेकर के कि मल्चिंग के बारे में भी हमको जानकारी दीजिए। तो देखिए, हम आप लोगों को बताते चले कि हम यहाँ पर जो मल्चिंग प्रयोग कर रहे हैं अपने खीरे, खरबूजे और तरबूजे की फसल में,
यह है 25 माइक्रोन की, क्योंकि जो 3 महीने से 4-5 महीने की फसलें होती हैं इनके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 25 माइक्रोन की जो आती है यही मल्चिंग प्रयोग करनी चाहिए। अब ये जो मल्चिंग हमारी है यह 4 फीट चौड़ी है और यह टोटल एक जो इसका रोल आता है यह 400 मीटर टोटल लंबा है, जिसकी वजह से जब आप लोग बिछाते हैं तो आप देख लीजिए कितनी कितनी दूरी पे लाइन बना रहे हैं, कितना टोटल आपकी लंबाई बन रही है। तो उस हिसाब से एक बंडल में 400 मीटर 4 फुट चौड़ी, और जो हमें ये इसका रेट पड़ा था या तकरीबन 1600 रुपए पड़ गया था। मार्केट में अलग अलग प्रकार की कंपनियां हैं जो कि आप लोगों को 16, 17 या 1800 के रूप में एक बंडल देती हैं, तो आप लोग उसी हिसाब से देख करके डिसाइड कर सकते हैं। और अगर 3 महीने की फसलें हैं तो आप लोगों को 25 माइक्रोन के साथ जाना चाहिए। अगर आप लोग इस फसल के बाद भी कोई फसल और लगाना चाहते हैं तो आप लोग अपने माइक्रोन को बढ़ा सकते हैं। कुछ किसान होते हैं कि सेम यही जो बेड बना हुआ है इसी में हल्का सा यहाँ पर निराई गुड़ाई करके दूसरी फसल लगाते हैं, तब की परिस्थिति में आपको माइक्रोन की साइज बढ़ानी चाहिए, अदरवाइज आप लोगों को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए दोनों ही विधियों में हमने आप लोगों को बताया कि जो लाइन से लाइन या बेड से बेड या नाली से नाली की दूरी आप लोगों को रखनी है यह तकरीबन 6 फीट से लेकर के 8 फीट रखी जाती है। अब ऐसा इस वजह से किया जाता है कि आपका खीरा, खरबूजा और तरबूजा यह जो पौधे होते हैं इनकी जो लताएं होती हैं यह ज्यादा दूर तक विकास नहीं करती हैं। अपेक्षाकृत कद्दू है, आपका लौकी है, तो जो कद्दू, लौकी, करेला होता है इनकी जो लताएं होती है काफी दूर तक विकास करती हैं, तो जो उनकी दूरी होती है बढ़ा दी जाती है। लेकिन जब बात आती है खरबूजा, तरबूजा और खीरा की, यहाँ पर जो दूरी होती है लाइन से लाइन की यह कम रखी जाती है। अब हम मान के चलते हैं कि आप लोग परंपरागत विधि से खेती कर रहे हैं या ड्रिप मल्चिंग के साथ कर रहे हैं, तो इसमें लाइन तो निर्धारित हो गई है, लेकिन आप लोग अब इसे बुआई करने जा रहे हैं तो बुआई करते समय जो बीज से बीज की दूरी होती है यह आप लोगों को कितनी रखनी चाहिए। जो बीज से बीज की दूरी होती है वह लगभग आप लोगों को 1 फीट रखनी चाहिए, चाहे आपका खीरा हो, खरबूजा हो या तरबूजा हो। अगर आप लोग मल्चिंग किए हैं तो वहां पर जो होल करने वाला यंत्र आता है उसकी सहायता से इस तरीके से होल कर दीजिए, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं। इसी तरीके से एक कप में आग जला दी जाती है और उसकी सहायता से हम लोग यहाँ पर रखते जाते हैं और इस तरीके से जो होल हैं ये होते जाते हैं। तो 1 फीट के आसपास हम यहाँ पर कर दिए हैं। अब उसके बाद जो हमारा बीज होता है कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डाल करके दबा देते हैं। लेकिन बीज लगाने से पहले आप लोग एक चीज का ध्यान रखिए कि जो बीज होता है अगर आप लोग इसका जल्दी जमाव लेकर के आना चाहते हैं तो इसे 4 से 6 घंटे के लिए भिगो दीजिए। भिगोने के पश्चात जो चूल्हे की राख होती है उसमें हल्का सा मिक्स कर दीजिए। और जब आप लोग भिगोते हैं तो अगर आप लोग ट्रीट करना चाहते हैं, इसे मतलब बीज शोधन करना चाहते हैं, तो उसी दौरान जो आपका कार्बेंडाजिम मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिक्स कर लीजिए, बीज को भिगो दीजिए और 4 से 6 घंटे बाद निकाल करके बीज पे हल्की सी राख मिक्स कर दीजिए ताकि बीज जो है हाथ में लिए हुए फिसले ना। तो आप लोग इस तरीके से बुआई का काम कर सकते हैं। अब जब आपका बुआई का काम संपन्न हो जाता है तो अगर आप लोग ड्रिप लगाए हुए हैं तो आप लोगों को एक चीज ध्यान देना चाहिए कि अगर नमी नहीं है तो हल्का सा ड्रिप आप लोग चला दीजिए ताकि नमी हो जाए। और वहीं पर आप लोग जब परंपरागत नाली मेथड से करते हैं तो उस दौरान क्या करते हैं, 2 तरीके होते हैं। एक तो भरपूर नमी है तो आप बुआई कर दीजिए, नमी खेत में नहीं है तो नालियों में पहले हल्का सा पानी लगा दीजिए। अब जो नाली का पानी सोख करके ऊपर जाता है तो आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से लाइन दिखने लगती है, तो जहां पर पानी की लाइन दिख रही है वहां पर ये बीज डाल दीजिए और इस तरीके से आप लोग परंपरागत विधि में भी बुआई का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों विधियों में करना बहुत ही आसान होता है, बस परंपरागत विधि में थोड़ा सा आप लोगों को लागत जहां पर कम आती है वहीं पर केयर आप लोगों को ज्यादा करना पड़ता है। अभी यहाँ पर हम आप लोगों को बुआई करने के बारे में बताए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई जब मौसम काफी ज्यादा ठंड होता है तो उस दौरान बुआई नहीं कर पाते हैं क्योंकि बीज उगती नहीं है। तो ऐसे में किसान भाई एक नियंत्रित वातावरण में जो बीज होता है इसकी बुआई करके और वहां पर गर्म मौसम बनाते हैं और वहां पर पौधे तैयार कर लेते हैं, मतलब नर्सरी तैयार की जाती है। नर्सरी तैयार करने के लिए आप लोग ट्रे, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके ट्रे में डालते हैं और बीज डाल देते हैं और कुछ इस तरीके से आपका जो पौधा होता है यह उग करके सामने आ जाता है। और उसके बाद आप लोग जो परंपरागत विधि है या जिस तरीके से आप लोग बुआई कर रहे हैं सेम उसी तरीके से आप लोग पौधरोपण कर देते हैं। पौधरोपण करते समय एक चीज ध्यान दी जाती है कि अगर आप लोग पौधरोपण करते हैं किसी भी पौधे का
तो आप लोगों को तुरंत पानी देना चाहिए। और वहीं पर बिजाई अगर आप लोग कर रहे हैं तो तुरंत पानी नहीं देते हैं, अगर नमी है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। जब एक पौधा उखाड़ करके दूसरी जगह लगाया जाता है तो उसे तुरंत पानी दिया जाता है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। तो जैसे यहाँ पर आप लोग बिजाई किए, ऐसे ही पौधरोपण कर देते हैं, तो जो आपका कार्य होता है यह संपन्न हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि आप लोग इसकी देखभाल कैसे करेंगे। देखिए, इसकी देखभाल करना बहुत ही आसान है और हम इसे आसानी तरीके से बताएंगे भी, लेकिन वह बताएंगे हम अगली वीडियो में। अभी के लिए फिलहाल हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।